अब हम बात करेंगे बच्चे कि हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में बताया था। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में बताया, उनका नाम था रदरफोर्ड। और बच्चे उन्होंने ना पहले मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में बताने से पहले एक एक्सपेरिमेंट करा जिसे हम जानते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से। अब ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, आइए जानते हैं। तो रदरफोर्ड जी ने क्या किया बच्चे, एक गोल्ड फॉइल ली। क्या ली? एक गोल्ड फॉइल ली, जो कि आपको दिख रही होगी, ये रही हमारी गोल्ड फॉइल बच्चे। तो इन्होंने क्या करा, एक गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर ना हीलियम से बने हुए अल्फा पार्टिकल मारे। किससे बने हुए? हीलियम से बने हुए छोटे छोटे अल्फा पार्टिकल मारे, ठीक है ना। तो ये जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स यहां से देखो बच्चे जा रहे हैं किस पे, जो हमारी गोल्ड फॉइल है यानी कि सोने की फॉइल है उस पे जा रहे हैं और उन्हें मार के देखा, ठीक है। तो बच्चे ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चे, किसके बने हुए हैं? ये हीलियम के बने हुए हैं, है ना। किसके बने हुए हैं? He यानी कि हीलियम। और ये अल्फा पार्टिकल में बच्चे पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या करा था रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली और क्या करा, अल्फा पार्टिकल उस गोल्ड फॉइल पे मार के देखे। उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों ली? उन्होंने गोल्ड फॉइल इसलिए ली क्योंकि गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस होती है, मतलब गोल्ड फॉइल काफी ज्यादा पतली होती है, जिसके कारण जो अल्फा पार्टिकल है वो उसमें पेनिट्रेट करके निकल जाते हैं, यानी कि उसे चीरते हुए निकल जाते हैं। तो अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें क्या क्या हुआ अब वो हम जानेंगे। तो यहां बच्चों आपको दिख रहा होगा कि यहां से अल्फा पार्टिकल मार रहे हैं, ठीक है ना। और यहां पे क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल मार रहे हैं, गोल्ड फॉइल से होते हुए वो चले जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम देखेंगे कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली। बच्चों जो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि बहुत से अल्फा पार्टिकल्स, है ना, यानी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले गए। जब हमने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल में मारा ना तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले गए। जैसे कि देखो ये मार रहे हैं ना अल्फा पार्टिकल्स, देखो ये अल्फा पार्टिकल्स क्या जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, देखो बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही लाइन, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, अब ये जानने की रदरफोर्ड जी को उत्सुकता हुई कि हम जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में मार रहे हैं तो जो कुछ ज्यादातर जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ बच्चे? ऐसा इसलिए हुआ, रदरफोर्ड जी ने बताया, ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे एटम्स होते हैं ना उनके बीच में खाली स्पेस होता है। जो हमारे एटम होते हैं उनके बीच में खाली स्पेस होता है, उस स्पेस से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं और सीधे सीधे चले जा रहे हैं। मतलब जो हमारा एटम है ना बच्चे, इसके बीच में कुछ खाली स्पेस होगा, न्यूक्लियस और एटम के बीच में देखो इतना सारा स्पेस है ना, तो ये जो अल्फा पार्टिकल है वो इस स्पेस से निकल के बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं। तो इनका जो ऑब्जर्वेशन था बच्चे कि कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे थे, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एटम के बीच में क्या था, खाली स्पेस था। बच्चों जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड जी का ये था, उन्होंने देखा कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल यानी कि 12,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि गोल्ड फॉइल से टकरा के, गोल्ड के एटम के साथ टकरा के वो बिल्कुल वापस उसी रास्ते वापस आ रहा था, ठीक है ना। जैसे कि आपको दिख रहा होगा बच्चे कि ये आया है ना, और ये देखो टकरा के अल्फा पार्टिकल, देखो टकराएगा, देखो टकराया और वापस चले गया। तो ये 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे था जो कि गोल्ड के एटम के साथ टकरा रहा था और बिल्कुल वापस उसी रास्ते वापस चले जा रहा था। अब क्वेश्चन ये था भाई ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टूडेंट इसका रीजन ये दिया गया कि जो हमारा गोल्ड है यानी कि जो हमारा एटम है बच्चे गोल्ड का, उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है, एक चीज होती है जो कि है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। तो उन्होंने बोला कि जो एटम है उसके बीचों बीच, उसके सेंटर में बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल आता है बच्चे, तो अल्फा पार्टिकल में भी पॉजिटिव चार्ज है,
जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और हमारे न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के बीचों बीच टकराता है तो ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को धक्का देते हैं ना। तो ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे को धक्का दिया और वापस उसी रास्ते वापस चले गए। तो ये रीजन था बच्चे कि हमारे कुछ अल्फा पार्टिकल 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस उसी रास्ते वापस जा रहे थे। जो रदरफोर्ड जी की नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी बच्चे वो ये थी कि जब रदरफोर्ड जी ने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल मारे तो उसमें से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल या कुछ अल्फा पार्टिकल स्टूडेंट डिफ्लेक्ट हो रहे थे, मतलब टकरा के इधर उधर चले जा रहे थे। ऐसा क्यों हुआ आइए देखते हैं बच्चे। देखो यहाँ पे अभी आपको दिखेगा कि जो हमारे अल्फा पार्टिकल से वो टकरा रहे हैं और डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखना तो बच्चे देखो अल्फा पार्टिकल आए, टकराए और डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है क्या। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक अल्फा पार्टिकल है, ये इधर आएगा और ये यहाँ से डिफ्लेक्ट होके कहाँ चले गया, इधर चले गया। ऐसे ही मेरा एक अल्फा पार्टिकल ये यहाँ पे आया और यहाँ से टकरा के क्या हो गया बच्चे, डिफ्लेक्ट हो गया। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड के एटम्स के साथ टकरा के डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो हमारे अल्फा पार्टिकल थे वो भी पॉजिटिव चार्ज थे और जो हमारा जिससे वो टकरा रहे थे बच्चे वो न्यूक्लियस के कॉर्नर से टकरा रहे थे। किससे, न्यूक्लियस के कॉर्नर से टकरा रहे थे। तो जब ये न्यूक्लियस के कॉर्नर से टकरा रहे थे तो अल्फा पार्टिकल में भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसकी वजह से सेम चार्ज होने के कारण इसके अंदर क्या आ रहा था बच्चे, रिपल्शन आ रहा था और ये अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे बच्चे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होके यहां चले गया। ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज वाला जब पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस के साथ टकराएगा तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो इस वजह से ये अल्फा पार्टिकल बच्चे अपनी पोजिशन से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। अब हम पढ़ेंगे बच्चे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के बाद। तो एक्सपेरिमेंट से, जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था उनसे हमें पता लगा था कि हमारे एटम के बिल्कुल बीचों बीच एक चीज होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है बच्चे, उस न्यूक्लियस के अंदर हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। तो ये उन्होंने कहा था कि हमारे बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या क्या मिलते हैं बच्चे, ये न्यूक्लियस मान लो, इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। मान लिया ये रेड वाला प्रोटॉन है और ये क्या है बच्चे, न्यूट्रॉन है। तो इन्होंने ये कहा था न्यूक्लियस होता है एटम के सेंटर के, मतलब जो एटम के बीचों बीच है उसमें न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। रदरफोर्ड जी ने जो दूसरी चीज कही थी, उन्होंने बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ओके, तो ये बात कही थी हमारी रदरफोर्ड जी ने और उन्होंने बोला था कि ये जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे वो एक नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन जो एक नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। मतलब ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं जिसके कारण क्या होता है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहता है। जैसे हमारे जो प्लैनेट होते हैं ना, वो प्लैनेट क्या करते हैं बच्चे, घूमते रहते हैं ना बिल्कुल सन के अराउंड। तो क्या होता है बच्चे, वो भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अराउंड, फोर्स की वजह से घूमते रहते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चे लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। तो जो हमारे रदरफोर्ड जी थे बच्चे, उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं ना। यस, बट हमारे एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा या एक्सेलरेट करेगा तो वो ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी को लूज करेगा। तो इसी तरीके से अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे। मतलब अगर कोई मेरे पास क्या है बच्चे, क्या है प्यारे बच्चों,
अगर मेरे पास क्या है बच्चे, जैसे मेरे पास ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे तो क्या होगा बच्चे, ये अपनी एनर्जी लूज करेंगे, अपनी एनर्जी खो देंगे। तो क्या होगा बच्चे, एक ऐसी स्टेज आएगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे वो क्या होंगे, न्यूक्लियस के पास जाते रहेंगे, क्योंकि ये अपनी एनर्जी खोते जा रहे हैं ना, जिसके कारण क्या होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर जाते रहेंगे और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, तो न्यूक्लियस के अंदर तो बच्चे प्रोटॉन होता है ना, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, प्रोटॉन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है बच्चे, उसके अंदर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज आपस में न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे, तो क्या होगा बच्चे, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की तारें जब आप मिलाते हो तो ब्लास्ट होता है ना। तो ऐसे ही जब ये प्रोटॉन, जो हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो प्रोटॉन है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर चले जाएगा, तो क्या होगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा बच्चे, रिएक्शन होगी और एक ब्लास्ट होएगा, जिसके कारण हमारा एटम क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चे हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में, जिनका नाम था बोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ये हमारे अगले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में कुछ बताया था। उन्होंने क्या बताया था बच्चे, इनका पहली थ्योरी ये थी, इन्होंने कहा था कि जो एटम है ना, वो एक न्यूक्लियस से मिलकर बना है। मतलब एटम के बीचों बीच एक सब्सटेंस होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो हमारा न्यूक्लियस है, उसी के अंदर एटम का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब एटम का सारा भार न्यूक्लियस के अंदर होता है। आइए देखते हैं बच्चे, तो ये समझ लो हमारे पास एक क्या है, एल्युमिनियम का एटम है, ठीक है। इसमें बच्चे ये न्यूक्लियस है, क्या है ये, न्यूक्लियस। ओके, जो मैं सर्कल बना रहा हूं प्यारे बच्चों, ये है हमारा न्यूक्लियस। क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियस है। ओके, तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बच्चे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो रेड कलर वाली बॉल है ना, इसे मैंने नाम दे दिया प्रोटॉन का। क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन का। और जो ब्लू कलर वाली बॉल है, इसको मैंने नाम दे दिया न्यूट्रॉन का, ठीक है ना। तो ऐसा हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है बच्चों, ध्यान से देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है। इसके अंदर प्रोटॉन है, लाल कलर की बॉल प्रोटॉन है, और जो ब्लू कलर की बॉल है वो न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस के अंदर एटम का सारा मास होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे जो हमारा एटम है वो तीन चीजों से मिलकर बन रहा है। एक तो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। बट जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, वो बिल्कुल नेग्लेजिबल होता है, जीरो के बराबर होता है। तो इसलिए जो हमारा एटम का मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा एटम का मास है वो न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलता है। ओके, इन्होंने अगली बात क्या कही थी, इन्होंने कहा था द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट सर्कुलर पैथ कॉल्ड द ऑर्बिट और फिक्स्ड एनर्जी शेल। क्या कहा था इन्होंने कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, बट वो एक फिक्स्ड एनर्जी शेल, यानी कि एक फिक्स्ड एनर्जी शेल में चक्कर लगाते हैं। ये जो सर्कल है ना, इनके पास एक फिक्स्ड एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी कम पड़ने लगती है तो उसे इस सर्कल से एनर्जी मिल जाती है, इसलिए इसे हम फिक्स्ड एनर्जी शेल कहते हैं। तो क्या होगा बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन इस फिक्स्ड एनर्जी शेल में घूमेंगे तो उनकी एनर्जी लूज ही नहीं होगी, लूज होगी भी तो उन्हें फिक्स्ड एनर्जी शेल एनर्जी दे देंगे। ओके, तो इसलिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड एनर्जी शेल में घूमते हैं, जिसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं। अब जो इन्होंने अगली बात कही थी बच्चे, ये कही थी
कि हर एक एनर्जी लेवल यानी कि हर एक एनर्जी शेल, हर एक फिक्स्ड एनर्जी शेल में एक फिक्स्ड एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रही होती है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे ना, जैसे ही वो अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे तो उन्हें फिक्स्ड एनर्जी, ये जो सर्कल है वो इन्हें एनर्जी दे देंगे। ओके, इन्होंने अगली बात कही थी कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, कि जो मेरा पहला सर्कल होता है यानी कि जो हमारा फिक्स्ड एनर्जी शेल होता है इसे हम कहते हैं K, जो हमारा सेकंड सर्कल है इसको हम कहते हैं L, जो हमारा नेक्स्ट सर्कल है इसको हम कहते हैं M शेल, है ना। तो ये हमारी K शेल, L शेल, M शेल या ऑर्बिट भी कह सकते हैं, K ऑर्बिट, L ऑर्बिट और M ऑर्बिट। बच्चे ऐसे ही इसके बाद अगर यहाँ पे M आ गया तो अगर इसमें अगला सर्कल होता तो वो N हो जाता, ठीक है। ऐसे ही अगला O फिर P, ऐसे होता है स्टूडेंट।